Hello Vichapati, I hope you all are doing well. So today in this video, I'm going to elaborate you the very important topic of class 12th physics chapter number 5, magnetism and matter, and the topic is your bar magnet as an equivalent solenoid. So basically bar magnet एक solenoid के equal कैसे होता है? तो ऑब्वियसली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को इक्विवेलेंट प्रूव करते हैं. So basically to discuss this topic we must be familiar with the word bar magnet as well as solenoid. So what is bar magnet first? हाँ जी विजय पाटी देखिए, here the statement of bar magnet. A bar magnet is the simplest form of magnet which is rectangular in shape and has a magnetic field around it. It is usually made of फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. देखिए सबसे पहले बार मैग्नेट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेट है. मैग्नेट्स काफ़ी टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी होती है, कंपास भी है, निडल भी है. तो ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ क्या है, मैग्नेट्स ही हैं. दीज ऑल आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. बट वो स्पेशल मैग्नेट जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की शेप में हो, ठीक है, और अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे. और हमने एक और कंडीशन लगा दी कि वो मैग्नेट जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हो. देखिए व्हाट डू मीन बाय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल राइट हियर. Materials are categorized into three ways. First, diamagnetic material. Second, paramagnetic material. And third is your ferromagnetic material. So those material which did not allow any magnetic lines to pass through it. हाँ जी विजय पाटी, so simply we can understand this by making this chart form. Materials are divided into three categories: dia, para, and ferromagnetics. Magnetic materials are those materials which did not allow any magnetic field lines to pass through it. That means अगर आप कोई भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं और उसमें क्या करेंगे, जैसे आप समझ सबसे पहले देखिए कि हम उसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं. तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ मैग्नेट लिए थे और अपोजिट पोल हमने यहाँ रख दिया इस तरीके से. हाँ जी, अगर आप यहाँ पे कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो कैसे निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ से कहाँ जाएंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ. तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो ये मैग्नेटिक मटेरियल जो कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल का बना है वो इसे यहाँ पे पास ही नहीं होने देगा. दैट मीन्स ब्लॉक कर देगा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ क्रॉस बना के चल रहे हैं. बट अगर इसकी स्पेस पे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो वो कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कर देता. जैसे आप लीजिए इस तरीके से, कैसे भी मैग्नेट को अलाइन कर लीजिए, बस ये देखिएगा कि हम अपोजिट पोल्स को यहाँ रखें. यहाँ बीच में हमने एक मटेरियल रख दिया जिसके अंदर क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पीएम लिख देते हैं हम, पैरामैग्नेटिक. तो ये क्या करता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर देगा, अलो कर देगा, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये ब्लॉक कर लेगा. दैट मीन्स ये क्या करता है, परमेबल तो है. परमेबल का मतलब क्या होता है, जो परमिट कर दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, बट एफिशिएंट नहीं है. एफिशिएंट का मतलब 100% परमेबिलिटी इसकी नहीं है, कुछ को ब्लॉक भी कर देता है. बट इसके केस पे अगर आप यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे बीच में, कैसा मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये क्या करेगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जाएंगी उन सभी को ये अपने अंदर से क्या होने देगा, पास होने देगा. ठीक है, वैसे तो ये इस तरीके से लूप बनाएंगी, बट हम यहाँ लूपिंग के बारे में बात नहीं कर रहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किस तरीके से मूवमेंट होता है, किस तरीके से वो मूव करते हैं. हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं यहाँ कि कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देता है. दिस इज योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इसी जो आपका बार मैग्नेट है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना है, विच इज़ हाईली परमेबल. ठीक है, हाईली परमेबल एंड हाईली एफिशिएंट. हाँ जी विजय पार्टी, तो इसकी आउटर कंस्ट्रक्शन देखने के बाद और ये देखने के बाद ये किस तरीके की मटेरियल की बनी है, अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है कि किस तरीके से मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मूवमेंट होता है. तो लेट्स सी द डायग्राम. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बार मैग्नेट लिया जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ से एमिट होकर और कहाँ जाती हैं, साउथ में, और हमेशा क्या बनाती हैं, जैसे आप यहाँ से देखेंगे नॉर्थ से साउथ जा रहा है
और फिर ये वापस इसके अंदर जाएंगी, कहाँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है। दिस इज अ वेरी ब्यूटी ऑफ फिजिक्स कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्लोज लूप नहीं बनाता, क्योंकि वो क्या है, यूनिपोल एग्जिस्ट करता है, सिंगल चार्ज। जबकि मैग्नेट के अंदर डाईपोल होते हैं, दोनों ही पोल्स एक साथ हैं। अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक भी करेंगे तो ये इससे अपोजिट पोलैरिटी का पोल यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप यहाँ देख रही हैं तो कुछ कुछ डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मूव करती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, एक्सटीरियर बाहर की तरफ, एंड इंटरनली कैसे जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, एंड दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप। हाँ जी, तो यहाँ पे भी हमने एक मैग्नेट के लिए आपको शो करने के लिए, ये बताने के लिए कि क्लोज लूप इस तरीके से मूव करता है। ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी नॉर्थ से साउथ बाहर और अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ। तो आप देख रही है दोनों ही क्या बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप बनती जाएंगी इसके आसपास, वो हमेशा सारी की सारी क्लोज लूप क्रिएट करेंगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लूप के ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ जी बच्चों बेटे देखिए, तो आफ्टर नोइंग सो मच अबाउट द बार मैग्नेट वी मस्ट नाउ फैमिलियर विद द सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड कैसा होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, उसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वी ऑल सी। हाँ जी बच्चों बेटे देखिए, जब एक इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर एक वायर को क्या कर दें, हम रैप कर दें। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो आप ये कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ रेड सिलेंडर है तो मैंने एक रेड पेन ले लिया, और इस पे जो ब्लू है लाइंस, जो दैट मीन्स एक वायर है जिसे हमने क्या किया है, रैप किया है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, एक थ्रेड या वायर ले लेती हूँ, जिसको मैं इस सिलेंडर के ऊपर, सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी के ऊपर इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे रैप करती जा रही हूँ। ये आपने शुरू में देखा था तो थ्रेड क्या था, स्ट्रेट वायर की फॉर्म में था, बट अगर अब आप इसको देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एक इंसुलेटेड सिलेंडर रैप्ड अराउंड अ वायर। अब आप देखोगे ये वायर जैसे अगर आपने टर्न करके रखी तो ये वायर कैसी, किसकी शेप ले रही है, वायर शेप ले रही है रिंग्स की। दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या बनती जा रही है, रिंग्स बनते जा रही हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट बनते जा रही हैं रिंग्स। तो अब रिंग्स के अंदर करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, वैसे तो आप सभी को अभी इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर होना चाहिए, बिकॉज सोलेनॉइड का टॉपिक आपके इससे प्रीवियस चैप्टर में आता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू इलैबोरेट यू द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जानना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हाँ जी बच्चों पार्टी, तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रिंग्स बन रहे हैं, तो हम एक रिंग ले लेते हैं हाथ में और उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में उस रिंग के ऊपर रैप करके रखना है, मतलब कि होल्ड करना है उस रिंग को। और आपका जो थंब रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखिए बच्चा, अगर मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ टर्न्स है, क्योंकि काफी सारे वायर को हम इस तरीके से रैप करेंगे। अगर हम सिंगल के लिए लें तो सिंगल के लिए मैंने जैसे एक तरीके से यहाँ पे एक रिंग ले लिया है इसको समझाने के लिए आपको। तो इस रिंग को मुझे क्या करना है, अपने राइट हैंड से इस तरीके से होल्ड करना है। मेरी जो फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं किसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। देखो करंट यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, अगर आप एरो हेड को देखेंगे, इसीलिए मैंने फिंगर्स को इस तरीके से इसको टिप होल्ड करके रखा है। और मेरा थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। दैट मीन्स अगर इस तरीके का है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ये एक रिंग था, ऐसे ही आपके पास क्या होंगे, एक से ज्यादा रिंग्स जब होते जाएंगे, आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब को। तो आपका इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा। क्लियर है। सोलेनॉइड के अंदर आप चीज और देखेंगे, जैसे कि एक रिंग है, ऐसे अगर आप इससे अपोजिट रिंग लेंगे तो रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा ये सिर्फ अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स होने की वजह से। एक रिंग दूसरे की रिंग के आउटर मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देती है। ये कैसे कैंसिल कर देती है, इसके लिए आपको
इसी चैनल की सोलेनॉइड की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। बट नाउ फॉर द कंसिडरेशन आप ये देखिए कि यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रही हैं तो ये इस तरीके से क्लोज लूप बना रही है, जो कि हमने अभी से प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि बार मैग्नेट भी कुछ ऐसा ही बनाती है। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो इसका फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है हमने। कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं हम इसे? क्वालिटेटिवली। तो अगर आप एक टॉपिक को सोल्व करना चाहते हैं तो उसके दो वेज होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में हम उसमें थ्योरी, हाइपोथेसिस या फिर हम उसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंट्स को वेरीफाई करते हैं। बट इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस वी गिव सम फॉर्मुलेशन, सम इक्वेशंस। So here we are going to elaborate you with the qualitative analysis first, then we will discuss about the quantitative analysis. तो पहला point है, the magnetic field lines around a current carrying state solenoid and bar magnet shows that solenoid behaves like a bar magnet. That means अगर आप देखिए यहाँ पे हमने दोनों ही डायग्राम को साथ में बना के रखा है कि अगर आप चाहे यहाँ पे मैग्नेट का केस ले ली या फिर अगर आप यहाँ पे सोलेनॉइड का केस लेते हैं, दोनों ही क्या है, क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही हैं, जो कि कैसी जा रही हैं, हमेशा कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो ये जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है ये सम एक्सपेरिमेंटल बेसिस। एक्सपेरिमेंटल बेसिस मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही ये फैक्टर्स यहाँ पे इस तरीके से लिखे गए हैं कि अगर आप एक सोलेनॉइड को बीच में से कट कर दें या फिर अगर आप मैग्नेट को कट कर देते हैं तो दोनों ही किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। सोलेनॉइड को भी अगर आप कट कर देंगे तो स्टिल वो वैसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही क्रिएट करेगा। Next है, the deflection of a magnetic needle in a neighboring of a solenoid are similar to these in case of magnet. That means अगर आप एक मैग्नेट के पास मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो भी वो जिस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है, सेम वैसे ही वो मैग्नेटिक नीडल अगर एक सोलेनॉइड के पास रखी जाए तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो इस तरीके से हमने क्वालिटेटिवली बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट इन ए क्वालिटेटिव मैथड। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो अब हम क्वांटिटेटिवली इसे प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने वही सोलेनॉइड ही लिया है। अब इसको पूरी तरीके से रैप करके नहीं दिखा रहे, खाली एम्प्टी सिलेंडर की फॉर्म में ही दिखा रहे हैं। कुछ बेसिक कंसिडरेशंस हमने ली हैं जो कि हमें लेनी ही है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अगर सोलेनॉइड है हमारा तो अगर उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट कर देंगे तो उसमें से कोई सेगमेंट हमने ले लिया, जैसे कि ये DX, ठीक है, छोटा सा सेगमेंट। दूसरा हम जानते हैं सिमेट्री बनाने के लिए हमने क्या लिया है, सोलेनॉइड की लेंथ को 2a ले लिया है। अगर हम इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऐसे कट करते हैं तो हम देखेंगे ओरिजिन से इस तरफ क्या हो जाएगा, -a, क्योंकि 2a टोटल इसकी लेंथ थी और ओरिजिन से दिस साइड आपका +a हो जाएगा। जैसे कि हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं, दिस साइड रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अपोजिट साइड रिप्रेजेंट द माइनस एक्स एक्सिस, द अबव सेक्शन इज +5 एंड द बिलो सेक्शन इज -5। हाँ जी, इसके बाद ये बेसिक कंसिडरेशन हम लेके चल रहे हैं कि जो सेगमेंट हमने लिया है या फिर जो ये कंप्लीट सिलेंडर है, इसका रेडियस कितना है, R। अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी पॉइंट P पे इस सोलेनॉइड से बाहर किसी पॉइंट P से इस सेगमेंट से हम कैलकुलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सोलेनॉइड्स के बाहर भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो कैसे मूव करेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से जाएंगी। तो अब हमें चेक करना है कि P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कुछ और बेसिक कंसिडरेशंस हमने लिए हैं यहाँ पे। मान लिया कि जो सेगमेंट है ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से इस P पॉइंट का R है। अगर ये टोटल डिस्टेंस बच्चा R है तो ये बचा हुआ सेगमेंट कितना होगा, अगर आप इसमें से x माइनस कर देंगे, दैट मीन्स इस एलिमेंट का इस P पॉइंट तक कितना हो जाएगा, R - x। अब देखिए ये कुछ पिक्चर आपको नॉन सी लगने लगी होगी। कैसे नॉन सी लगने लगी होगी, अगर इस पिक्चर को मैं इस तरीके से यहाँ पे अगर आप इसे कहें, मैं बोलूँ कि भूल जाइए, आप सिर्फ इतना ही सेगमेंट इसका आप देखिए, तो एक रिंग की वजह से किसी पॉइंट P पे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये तो हमने पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है बायो-सवर्ट्स लॉ में। बायो-सवर्ट्स लॉ की कुछ एप्लीकेशन थी, जिसमें से एक एप्लीकेशन ये थी कि रिंग से किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम वो क्या करने वाले हैं, उस लॉ को यहाँ पे सीधा अप्लाई करने वाले हैं। दैट मीन्स फिजिक्स में जितनी भी एक्सपेरिमेंट है, जितनी भी वैल्यूज आप करते हैं, कुछ डिफरेंट केसेस आप करते हैं, उनके रिजल्ट्स को बच्चा आपको याद रखना है। तो इसके रिजल्ट को हम सीधा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्टिल हम आपको सबसे पहले उसकी फिगर दिखाते हैं। लेट्स सी द फिगर।
हाँ जी बच्चा, देखिए तो हमने वहां पे इस तरीके की कंसिडरेशंस ली थी। एक रिंग था और रिंग की वजह से पॉइंट पी पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि ये पैरामीटर्स क्या है। यहाँ पे इस रिंग का रेडियस ए है, इस सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस आपका एक्स है। लेकिन आपने जो अभी कंसिडरेशंस ली थी वहां पे सेम ये वैल्यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट भी आती है, अगर वहां भी अप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आप लोगों की। आप फॉर्मूला तो याद रख लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता कि ये पैरामीटर्स क्या हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स को याद नहीं रखेंगे तो आप नेक्स्ट केस के ऊपर या जो भी केस आप स्टडी करने वाले हैं उन पर इन पैरामीटर्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट यू बाय कंपेयरिंग दिस सेक्शन। हाँ जी बच्चों, बैठे सबसे पहले देखिए कि हमने इस डायग्राम को अब कैसे रिप्रेजेंट किया है। हमने इस डायग्राम को अभी सब कुछ ओमिट करके रिप्रेजेंट कर दिया है एक रिंग लेके इस पॉइंट पी के लिए। लेट्स सी, लाइक हियर हमने क्या किया, एक रिंग लिया और ये पॉइंट पी। यहाँ का रेडियस क्या था, सेम उसी डायग्राम का हम लेके चल रहे हैं जो अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया है। इसका रेडियस कितना है, वही बच्चे आर है, तो ये रेडियस आर हुआ। ये dx इसका सेगमेंट लेंथ थी तो हमने ये dx ही रखी है। ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक का x है तो यहाँ पर ओरिजिन से x दिखाया जा रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट P ले रखा है ऐसे ही हमने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया और ये डिस्टेंस मेजरमेंट्स आर इक्वल। नाउ यही सेगमेंट हमें कंपेयर किससे करना था, क्योंकि मैं कह रही थी ये किससे मिलता है, रिंग वाले केस से। तो रिंग वाले इस केस को हम कंपेयर करेंगे और उसके सीधे रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेट्स सी, आप ऊपर की तरफ देखिए रिंग में क्या है, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए सबसे पहले b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है। वैसे ही b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल होता है, k के इक्वल भी होता है। तो काफी जगह अगर आपको इसकी जगह k लिखा दिखे तो आप k भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने आगे नेक्स्ट k ही लिखा है। तो हमने इसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस कर लिया k। नेक्स्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे हमारी है 2 पाई, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी चेंज नहीं होने वाली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है n। एन जो आपका है, जैसे हमने रिंग का केस लिया था तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, लेकिन आपकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं सेगमेंट की लेंथ पे भी, कि इसका थिकनेस कितना लिए जो कि आपने dx लिया है। तो आप यहाँ n नहीं लिखेंगे, n की जगह क्या रिप्लेस होएगा, n dx। तो ये फॉर्मूला देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 पाई n dx। नाउ देखिए अब है आपका i, करंट तो चेंज नहीं होएगा, i का i ही रहेगा, जैसे ऊपर i था तो यहाँ पे भी i है। नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर। ए आपका बेसिकली क्या है, ए इस रिंग का यहाँ पे रेडियस था, लेकिन आपके जो इस बेसिक डायग्राम में जो डायग्राम आप लेके चल रहे हैं वहां पे ए की जगह बच्चा क्या है, आर है। तो ए की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, आर। एक और फैक्टर जो रिप्लेस करने वाला है वो है एक्स। एक्स यहाँ पे डिस्टेंस था ओरिजिन से लेके इस पी पॉइंट तक का, लेकिन आपका जो यहाँ पे कैलकुलेटिव सेक्शन है अगर आप देख रहे हैं, इस रिंग के सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है r माइनस एक्स। दैट मीन्स हमें क्या क्या कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना है x की जगह r माइनस एक्स, a की जगह r एंड n की जगह n dx। तो अगर आप इस फॉर्मूले में ये सब चेंजेस कर देंगे तो आपके पास इस रिजल्ट की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, विच इज लाइक दिस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई k 2 पाई n dx आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस सेक्शन की वजह से आया है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट के लिए चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करना। हाँ जी बच्चे पार्टी, तो इंटीग्रेशन के स्टेप से पहले भी एक सिंपल सा स्टेप है कि इस कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन को हमने सिंपल बना दी। कैसे बना दी, कुछ कंपैरिजंस के साथ। तो हमने यहाँ लिखा है रेफर टू फिगर सी, तो हम अभी फिगर सी पे जाते हैं, वहां देखते हैं कि क्या कंपैरिजन हो रहे हैं। होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। फिगर सी पे हम आए तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कंपेयर करके देखते हैं बच्चा, तो ये हम बार बार कंपेयर कर रहे हैं इस कंप्लीट रेडियस आर से। आर क्या है यहाँ पे, इस ओरिजिन से इस पी का डिस्टेंस। ये स्मॉल आर की वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, अगर आप ओरिजिन से लेके दैट मीन्स इस सिलेंडर की लेंथ से कंपेयर करते हैं, हाफ ऑफ सेक्शन से,
तो भी ये R बहुत ज्यादा बड़ा है, दैट मीन्स R इज ग्रेटर देन E। अगर इस R को आप कंपैरिजन करते हैं इस X डिस्टेंस से, जो कि इस सेगमेंट ऑफ एलिमेंट का कहाँ से है, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या है X। तो आप देख रहे हैं छोटा सा डिस्टेंस और ये कितना बड़ा है, तो यहाँ पे भी X और R के कंपैरिजन में कौन बड़ा हुआ, X बड़ा हुआ। इसीलिए अगर आपके पास कहीं पे R माइनस एक्स है, ठीक है, तो आप उसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं, R माइनस एक्स को R से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में X तो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी चीज में आप कोई छोटी सी चीज ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस आर को कंपैरिजन किया है इन्होंने रेडियस ऑफ सिलेंडर से, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू दिस आर। तो अगर आपको कभी किसी इक्वेशन में ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर स्मॉल आर का कंपैरिजन आई, तो अभी कैपिटल आर को स्मॉल आर के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या इक्वेशंस कुछ ऐसी ही है, लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने कुछ रिप्लेस करके ऐसा आ गया, इससे पहले की इक्वेशन क्या थी, लेट्स सी फर्स्ट। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पे करने वाले हैं, सबसे पहले अगर आप देखेंगे r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, r माइनस एक्स की जगह हम कंप्लीट r रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर छोटा सा x अगर आप ऐड कर देंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। दैट मीन्स इस कंप्लीट की जगह हमने रिप्लेस किया r माइनस एक्स की जगह स्मॉल r। अब यहाँ जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर में ऐड हो रहा है कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे बच्चा, तो कौन सबसे बड़ा है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, स्मॉल आर बड़ा है। तो हम यहाँ पे स्मॉल आर के स्क्वायर को भी क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आपके पास नीचे टर्म बच जाएगी सिर्फ स्मॉल आर का स्क्वायर की पावर 3/2, जिसे आप फर्दर सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। इस इक्वेशंस पे कुछ एजप्शंस या फिर जो कुछ हमने सिंप्लीफिकेशंस की हैं कि r माइनस एक्स की जगह आप स्मॉल r रिप्लेस कर सकते हैं। फिर इस स्मॉल r के कंपैरिजन अगर r के साथ आ रहे हैं तो इस r को भी, r स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन आपकी आ जाती है समथिंग लाइक इस इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आपकी क्या हो गई है, इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट देखिए, अब हम चाहते थे इसे इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेशन मैग्नेटिक फील्ड का होने वाला है कहाँ से कहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पे इस फिगर को देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, तो यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ कहाँ है, -a से a तक, दैट मीन्स लोअर लिमिट इज -a एंड योर अपर लिमिट इज कैप प्लस ए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट जाने वाली है बच्चों पार्टी, कहाँ से जाएगी, -a से +a तक। ये सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है, आपका सिर्फ इंटीग्रेशन होएगा dx का। dx का इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, जिसमें अगर आप रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2e। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक भी रिजल्ट वैलिड है, बट स्टिल इसको अगर आप और सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो आपको एक चीज से वैलिड होना पड़ेगा, फैमिलियर होना पड़ेगा, दैट वर्ड इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो अगर हम देखिए, हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। हाँ जी देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में करंट इनटू में क्रॉस सेक्शन एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ पे, उस सोलेनॉइड के ऊपर ना, इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी ली थी बच्चा आपने, 2a, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n, इसीलिए हमने लिखा है n इंटू 2a। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर। तो इस यहाँ पे आपने रेडियस आपने कैपिटल R लिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है R का स्क्वायर। तो आपके पास एक क्वांटिटी आ गई 2πNI_r² इंटू a। तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे 2πNI_r² इंटू ए, तो इस कंप्लीट की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, m वेक्टर, विच इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर आप इसे रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास बहुत ही सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाएगा, दैट b इज इक्वल टू km/r³। और की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आप करना चाहें जिस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट या न्यूमेरिकल गिवन हो, आप उसके रिजल्ट को यूज करिए। यू कैन सिंप्लीफाई दिस बाय पुटिंग k इज इक्वल टू μ0/4π। So this is a very beautiful result how a bar magnet is equivalent to an solenoid.